हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पे, जहां पर हम एमपीजी की सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो जो हमने मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य की सीरीज स्टार्ट की थी, उसकी ये तीसरी क्लास है। जो इसकी दोनों क्लासेस रही हैं, पिछली क्लासेस रही हैं, उसमें हमने सीखा जो पाषाण काल था। पाषाण काल में पुरा पाषाण काल, इसके कितने टाइप थे, मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थल रहे हैं और क्या क्या सामग्री यानी अवशेष प्राप्त हुए हैं और उनके खोजकर्ता के नाम। तो और इसके बाद जो हमारी दूसरी क्लास थी, दूसरी क्लास में हमने मध्य पाषाण काल को पूरा सीखा था और नवपाषाण काल के बारे में पूरा सीखा था। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ताम्रपाषाण काल को, लोह युग तथा इतिहास का प्रारंभ कब होता है, महापाषाण काल, वैदिक काल। अब इसमें हम देखेंगे जो ताम्रपाषाण काल है इसे क्यों कहा जाता है या इसकी सामग्रियाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं, मध्य प्रदेश में स्थल कौन कौन से रहे हैं और क्या सामग्रियाँ हमें प्राप्त होती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया। फिर आइए हम स्टार्ट करते हैं ताम्रपाषाण काल को। सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। एक और हम बात आपको बता दें, तो जो आपको लगता है कि एक मतलब कोई बुक से रिलेटेड होगा या किसी से होगा तो सीधा सीधा यहाँ पर लिख दिया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं वो सिर्फ एक बुक से नहीं है या किसी कोचिंग क्लासेस के नोट्स नहीं हैं। ये नोट्स मैंने 4-5 किताबों से मिलके बनाए हैं। जैसे कि हम बात करें जो हमारा पुणेकर पब्लिकेशन है, महावीर पब्लिकेशन है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक आती है, और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी ने जो अभी बुक नई आई थी ज्ञान संपदा यानी एमपीपीएससी के न्यू पैटर्न पर जो बुक आई थी, इन सब से रिलेटेड, इन सब से मैं निकालती हूँ आप लोगों के लिए डाटा और फिर आपके लिए लेकर आती हूँ। इसलिए इस क्लास को आप पूरा देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब ताम्रपाषाण काल को, और नोट्स भी साथ साथ बनाते जाइए, ठीक है। ताम्रपाषाण काल, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम क्यों कहते हैं ताम्रपाषाण काल को, ताम्रपाषाण काल क्यों कहते हैं। तो जो मानव था, मानव ने धातुओं में सबसे पहले, जो मानव था, मानव ने धातुओं में सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था, तो धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का उपयोग करता है मानव। यानी धातु में सबसे पहले मानव किससे परिचित होता है, तांबे से परिचित होता है। इसीलिए इस काल को बोला जाता है ताम्रपाषाण काल। इसके पहले हमने क्लासेस में सीखा था कि मानव कब अग्नि से परिचित हुआ और कब उसने क्या किया। इसलिए आप जाके जो हमारी पहली क्लासेस हैं उन्हें देख लीजिए, इसके बाद आप हमारी तीसरी क्लास पर आइए तो आपको सब क्लियर होंगे, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। मानव जो है धातुओं में सर्वप्रथम तांबे की धातु का उपयोग करता है, इस कारण से इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि तांबे के बाद मानव किस चीज़ से परिचित होता है, यानी किस धातु से परिचित होता है। तो आपको याद रखना, तांबे के बाद मानव कांसे से परिचित होता है, ठीक है। अब जो हमारे विद्वान हैं, विद्वानों का मत है कि जो 18वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी के पश्चात जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका सांस्कृतिक विस्तार ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है या किस क्षेत्र में इसके अंतर्गत आता है या किस क्षेत्र में इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो ये है मालवा क्षेत्र। कौन सा? मालवा क्षेत्र। ताम्रपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मानव है, मानव सर्वप्रथम धातुओं में तांबे से परिचित हुआ था, तांबे के बाद मानव कांसे से परिचित होता है। फिर इसके बाद हमने सीखा जो 18वीं शताब्दी के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता आई है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सांस्कृतिक विस्तार है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से या किस क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, तो वो हुआ है मालवा क्षेत्र के अंतर्गत। अब मालवा क्षेत्र में वो कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पे इसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, तो सबसे पहले आता है नांगदा। कहाँ पर? नांगदा। फिर नौदा टोली, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है डांगवाला, ठीक है। फिर इसके बाद आपको याद रखना है महेश्वर। क्या? महेश्वर। फिर कायथा।
कायथा से तो कई बार क्वेश्चन बना है, महेश्वर से भी बना है, आपको याद रखना है, ठीक है। कायथा, फिर कायथा के बाद आता है आपका आवरा और एरण। एरण से भी कई बार क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, ठीक है। हमने देखा जो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत स्थल हैं ताम्रपाषाण काल के, जो सिंधु घाटी सभ्यता, उसका सांस्कृतिक विस्तार हमें नवदा टोली में, नांगदा में, डांगवाला, महेश्वर, कायथा, एरण और आवरा, ठीक है, ये स्थल रहे हैं हमारे। अब हम देखेंगे कि जो स्थल हैं वो किस ज़िले में आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बना है जो कायथा है वो किस ज़िले में है प्रेजेंट में, और एरण, नवदा टोली। तो अब हम देखते हैं और क्या अवशेष प्राप्त हुए। तो हम इसमें सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे जो आवरा है वो, ठीक है। आरवा ये किस ज़िले में है, तो ये है आपके मंदसौर ज़िले में। आवरा किस ज़िले में आता है, तो ये मंदसौर ज़िले में आता है वर्तमान में। इधर क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इधर साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें ताम्रपाषाण काल से गुप्ता पीरियड तक के, ठीक है, गुप्त काल तक के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा स्थल हमें याद रखना है डांगवाला। ये किस ज़िले में आता है, तो ये आता है आपका उज्जैन ज़िले से संबंधित है। कायथा है वो भी उज्जैन ज़िले से संबंधित है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो डांगवाला है उज्जैन ज़िले से संबंधित है। इधर से हमें क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो इधर से हमें जो ताम्रपाषाण काल है इसके टाइम की बस्तियों के साक्ष्य हमें मिले हैं। यहाँ पर ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है, हमें याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कायथा, ठीक है। कायथा एक किस ज़िले में है, ये आता है हमारा उज्जैन ज़िले में। यहाँ से भी हमें ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ताम्रपाषाण कालीन जो बस्ती रही है उसके साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। अब आता है इसमें मालवा के मृदभांड। मालवा के मृदभांड, ठीक है। तो हमें यहाँ याद रखना है मालवा के मृदभांड जो हमें प्राप्त हुए हैं ताम्रपाषाण कालीन, ठीक है। तो वो कैसे हैं, वो या किस कलर के हैं, ये हल्के पीले रंग व नारंगी रंग के हैं। किस कलर के, हल्के पीले रंग और नारंगी रंग के, ठीक है। इनमें चित्रकारी किस कलर से हुई है, तो जो चित्रकारी हुई है इसमें वो चित्रकारी हुई है काले और गहरे भूरे रंग से, ठीक है, गहरे भूरे रंग से। मालवा के जो मृदभांड हैं, अगर इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है या मेंस में क्वेश्चन आ जाता है, एक टॉपिक वो लिख देते हैं मालवा के मृदभांड, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में। तो उसमें आप लिख सकते हो कि हल्के पीले रंग के व नारंगी रंग के थे। इनमें चित्रकारी काले व गहरे भूरे रंग से हुई थी, ठीक है। ये मालवा क्षेत्र में प्राप्त हुए, इसलिए मालवा के मृदभांड बोले जाते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं लोह युग तथा इतिहास का प्रारंभ कब से हुआ, ठीक है। मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ, पीडीएफ के भरोसे मत रहिए, नोट्स अपने ज़रूर बनाते जाइए, ठीक है, क्योंकि कोई पीडीएफ कोई काम नहीं आता है जब एग्ज़ाम के टाइम पे हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। इसलिए सबसे बेटर होते हैं सेल्फ नोट्स, ठीक है, इसलिए आप नोट्स बनाते जाइए। अब इसके बाद हम देखते हैं लोह युग तथा इतिहास का प्रारंभ। इतिहास का प्रारंभ, ठीक है। अब इसमें आती है कि लोह युग क्यों कहा जाता है, तो जो लोह युग हैं, जो चित्रित भांड है वो किसके द्योतक माने जाते हैं, लोह युग के, ठीक है। हमें याद रखना है जो हमारे चित्रित भांड हैं ये हमारे लोह युग के द्योतक हैं, ठीक है, लोह युग के द्योतक हैं, ठीक है, के द्योतक हैं। दूसरा पॉइंट आता है जो चित्रित धूसर संस्कृति के बाद जो
चित्रित धूसर संस्कृति है हमारी के बाद कौन सी संस्कृति आती है? काले आपेदार, काले आपेदार भांड संस्कृति आती है। ठीक है, जो किससे संबंधित है? चित्रित धूसर जो संस्कृति रही है हमारी, इसके बाद काले आपेदार भांड संस्कृति आई है, जो किससे संबंधित है? तो हमें याद रखना है ये जो हमारी संस्कृति है ये इतिहास काल में बौद्ध तथा जैन धर्म से, साथ ही साथ शिशुनाग व जो हमारा नंद काल रहा है काल से संबंधित है। ठीक है, हमने सीखा जो चित्रित भांड है लोह युग के द्योतक हैं। चित्रित धूसर संस्कृति के बाद एक संस्कृति और आती है जिसे काले आपेदार भांड संस्कृति कहते हैं। ठीक है, जो संस्कृति किससे संबंधित रही है इतिहास काल में? तो इतिहास काल में ये बौद्ध तथा जैन धर्म से, साथ ही शिशुनाग व नंद काल से संबंधित रही है। ठीक है, संबंधित है। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश में स्थल, तो मध्य प्रदेश में वो कौन से क्षेत्र हैं? तो सबसे पहले आता है अपना मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र। ठीक है, तो मालवा क्षेत्र जो है, मालवा क्षेत्र में हमने उत्खनन कार्य हुआ, उत्खनन कार्य। ठीक है, उत्खनन कार्य हुआ जिसमें मालवा क्षेत्र में उत्खनन कार्य हुआ जिसमें जो चित्रित धूसर भांड संस्कृति है इसका तो अभाव मिला हमें। ठीक है, चित्रित धूसर, चित्रित जो हमारी चित्रित धूसर भांड संस्कृति है अभाव होता है इसका प्राप्त हुआ। ठीक है, और हमें साथ ही साथ क्या हुआ है? जो ताम्रपाषाण संस्कृति है, इसके पश्चात लौह युग का प्रारंभ तथा इतिहास का प्रारंभ के बारे में पता चलता है। ठीक है, देखो जो चित्रित भांड है लोह युग के द्योतक हैं। चित्रित धूसर संस्कृति के बाद एक नई संस्कृति आई जिसे काले आपेदार भांड संस्कृति कहा जाता है, जो किससे संबंधित है? जो इतिहास काल में बौद्ध तथा जैन धर्म से संबंधित है, साथ ही साथ शिशुनाग व नंदकाल से संबंधित है, आपको याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश में इस समय को लेके मालवा क्षेत्र में उत्खनन कार्य हुआ जिसमें हमें पता चलता है कि इसमें चित्रित धूसर भांड जो संस्कृति रही है इसका अभाव हुआ है, अभाव प्राप्त हुआ। लेकिन जो ताम्रपाषाण संस्कृति के पश्चात जो लौह युग आई है और इतिहास का प्रारंभ आया, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा आपका एग्जाम में कि लौह युग तथा इतिहास का प्रारंभ के साक्ष्य, ठीक है, हमें मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं? तो आपको याद रखना है मालवा क्षेत्र से। ठीक है, कहाँ से? मालवा क्षेत्र से। अब इसके बाद हम देखते हैं महापाषाण काल को। ठीक है, और महापाषाण काल को महापाषाण काल क्यों कहा जाता है? तो हम सीखते हैं महापाषाण काल। महापाषाण काल। ठीक है, तो जो भारत का दक्षिण एरिया है, भारत के दक्षिणी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में पाषाण खंडों की कुछ समाधियाँ प्राप्त हुई हैं जिन्हें महापाषाण काल स्मारक कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें महापाषाण स्मारक कहते हैं। ठीक है, महापाषाण स्मारक कहते हैं। ठीक है,
जो महापाषाण काल है, तो जो भारत का दक्षिण एरिया है वहाँ पर पाषाण खंडों से निर्मित कुछ समाधियाँ प्राप्त हुई हैं हमें जिन्हें हमने क्या कहा है, महापाषाण स्मारक कहते हैं। इसीलिए इस काल को महापाषाण काल कहा गया है। आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि महापाषाण स्मारक, बस उनने इतना लिख दिया शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप लिख सकते हो कि ये समाधियाँ हैं, किस काल की हैं, ये महापाषाण काल से संबंधित हैं, किस एरिया, तो आप बता सकते हैं भारत के दक्षिण भाग में पाषाण खंडों से निर्मित कुछ समाधियां प्राप्त हुई जिन्हें महापाषाण स्मारक कहा गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारी महापाषाण स्मारक हैं या समाधियां हैं, इनसे क्या प्राप्त हुआ है, तो इनसे हमें लौह सामग्री प्राप्त होती है। ठीक, क्या प्राप्त होती है, लौह सामग्री प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा दक्षिण भारत है। ठीक है, दक्षिण भारत के अभी समाधियाँ हैं, किससे संबंधित हैं, लौह युग से संबंधित हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, दक्षिण भारत के लौह युग से संबंधित हैं ये। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में ये स्मारक कहाँ से प्राप्त हुए हैं या किस जिले से, किस क्षेत्र से हमें ये प्राप्त होते हैं। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में ये स्मारक हमें सिवनी प्लस रीवा जिले से प्राप्त हुए हैं। जो हमारी क्लासेस हैं ये मेंस और प्री दोनों के लिए बहुत उपयोगी हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। अब ये मध्य प्रदेश ज़िले में तो सिवनी प्लस रीवा ज़िले से हमें यहाँ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। देखो, अगर आपका मेंस में क्वेश्चन बनता है, सिर्फ लिख देते हैं वो महापाषाण स्मारक, तो आप बता सकते हैं कि भारत के दक्षिण भाग में पाषाण खंडों की कुछ समाधियाँ प्राप्त हुई हैं जिन्हें महापाषाण स्मारक कहा गया है। अब इस जो सामग्रियाँ हैं ये किस जो समाधियाँ हैं, ये समाधियाँ हमें समाधियों से कौन सी सामग्री प्राप्त हुई है, तो आपको याद रखना है लौह सामग्री प्राप्त हुई है। ठीक है, और ये किस समय से संबंधित है, तो दक्षिण भारत के लौह युग से ये संबंधित हैं। लेकिन अगर आपका प्री में क्वेश्चन बन जाता है कि महापाषाण काल की जो साक्ष्य हैं वो मध्य प्रदेश में किस जिले से प्राप्त हुए हैं, या जो हमारे महापाषाण जो समाधियाँ हैं ये हमें किस जिले से प्राप्त होती हैं मध्य प्रदेश में, तो आप बता सकते हो कि ये सिवनी और रीवा जिले से हमें प्राप्त होती हैं। तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ना, आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं वैदिक काल। और क्या पॉइंट था हमारा, वैदिक काल। वैदिक काल का आदि ग्रंथ कौन सा है, आदि ग्रंथ वैदिक काल का, तो वैदिक काल का आदि ग्रंथ है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद है, हमें याद रखना। और ये इसका टाइम पीरियड क्या है वैदिक काल का, तो वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से 600 ईसा पूर्व। क्या है, 1500 से 600 ईसा पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड है। ठीक है, और इसका आदि ग्रंथ ऋग्वेद है। लेकिन ऋग्वेद में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक जानकारी, मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक जानकारी या मध्य प्रदेश से संबंधित ऐतिहासिक साक्ष्य हमें ऋग्वेद में नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश से संबंधित ऐतिहासिक जानकारी या ऐतिहासिक साक्ष्य या तथ्य हम जिन्हें बोल सकते हैं, ठीक है, तथ्य का समावेश नहीं है। लेकिन जो हमारे आर्य थे ये पंचनद प्रदेश से प्रवेश करते हैं। भारत में कहाँ से प्रवेश करते हैं, तो पंचनद प्रदेश से प्रवेश करते हैं। लेकिन इन्हें नर्मदा घाटी व उसके जो आसपास के क्षेत्र थे उनकी जानकारी इन्हें प्राप्त थी। ठीक है, जानकारी थी। और इसके बाद जो अनार्य हैं, अनार्य विशेष करके निषाद जाति के जो लोग थे, ये ऐत्रेय ब्राह्मण में जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इनके, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार
उल्लेख क्या है? ये मध्य प्रदेश के घने जंगलों में निवास करते थे। हमने सीखा जो वैदिक पीरियड है, वैदिक काल है, इसका आदि ग्रंथ तो ऋग्वेद है, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड क्या है? 1500 से 600 ईसा पूर्व है। अब जो आदि ग्रंथ ऋग्वेद है, इसमें मध्य प्रदेश से संबंधित जो ऐतिहासिक जानकारी है, ऐतिहासिक तथ्य हैं, उनका समावेश ऋग्वेद में नहीं है, ठीक है, ऋग्वेद में नहीं है। लेकिन जो हमारे आर्य थे, ये भारत में कहाँ से प्रवेश करते हैं? पंचनद प्रदेश से। तो जो ये आर्य थे, इन्हें नर्मदा घाटी और उसके जो आसपास के क्षेत्र थे, उनकी जानकारी प्राप्त थी या जानकारी थी। अब जो हमारे दूसरा साक्ष्य हमें क्या प्राप्त हुआ इस काल का? जो अनार्य थे, निषाद जाति के थे, तो इनके बारे में ऐत्रेय ब्राह्मण में, किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेख है कि ये मध्य प्रदेश के घने जंगलों में निवास किया करते थे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज की आपको क्लास पूरी समझ आ गई होगी, साथ ही साथ आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। अब इन नोट्स को 1 से 2 बार आपको रिवाइज करना है, आपके प्री और मेंस दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके आगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सीखेंगे महाकाव्य जो काल रहा है, महाकाव्य काल, उसमें कारुष वंश के बारे में हम पढ़ेंगे, इक्ष्वाकु वंश जो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।